समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हरियाणा के चुनाव नतीजे कांग्रेस के खिलाफ आते ही जिस तरह से उत्तर प्रदेश की 10 में से 6 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं और उनमें गाजियाबाद का नाम नहीं है, उससे साफ हो गया है कि गाजियाबाद समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता में नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस है जिसने पहली प्राथमिकता फूलपुर और मझवा विधानसभा सीटों को रखा है। उससे भी साफ संकेत मिल गए हैं कि जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें गाजियाबाद कांग्रेस की भी प्राथमिकता में नहीं है। एक तरफ इंडिया गठबंधन के दो प्रमुख दल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस हैं जो गाजियाबाद को प्राथमिकता पर नहीं रख रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जहां टिकट के लिए कई दावेदार लाइन में तो लगे हुए हैं, लेकिन अंदर ही अंदर यह बात भी चल रही है कि अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने गाजियाबाद विधानसभा सीट पर कोई अच्छा प्रत्याशी उतार दिया तो भाजपा के लिए चुनाव बहुत ज्यादा आसान नहीं रहेगा। उस स्थिति में कांटे की टक्कर होना तय है। नमस्कार दोस्तों, वीवीआईपी न्यूज के इस नए और रोचक एपिसोड में मैं राज कौशिक एक बार फिर से आपको प्रणाम करता हूं, आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों, गाजियाबाद को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की जो सोच दिखाई दे रही है उस पर मुझे दशकों पहले नवभारत टाइम्स में छपा कार्टूनिस्ट काक का एक कार्टून याद आ रहा है। ये तब की बात है जब ज्ञानी जेल सिंह भारत के राष्ट्रपति थे और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। दो घटनाएं राजधानी दिल्ली में एक साथ घटित हुई थी। इंदिरा गांधी के खिलाफ कुछ सांसदों ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा था और उधर दिल्ली में एक रेस्टोरेंट का मालिक कॉल गर्ल्स रैकेट चलाता हुआ पकड़ा गया था। उसकी डायरी में कुछ नेताओं के नाम मिले थे, यानी दो सूची सामने आई थी। एक सूची उन सांसदों की जिन्होंने ज्ञानी जेल सिंह को पत्र लिखा और दूसरी सूची उन नेताओं की जिनके नाम रेस्टोरेंट मालिक की डायरी में मिले थे। इस पर यह कार्टून छपा था कि एक नेता की पत्नी माथे पर हाथ मारकर अपने पति से कहती है, नास पीटे, तेरा नाम तो ना इस लिस्ट में है ना उस लिस्ट में है, आखिर तू दिल्ली में कर क्या रहा है। इस तरह आज कहा जा सकता है कि दिल्ली से सटा एनसीआर का प्रमुख शहर गाजियाबाद ना तो कांग्रेस की प्राथमिकता में है ना ही समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता में है। आखिर इस शहर में गैर भाजपाई दल या कहीं आज के विपक्षी दल कर क्या रहे हैं, साथ ही आखिर हम गाजियाबाद के निवासी कर क्या रहे हैं जो हम किसी भी विपक्षी दल की प्राथमिकता में नहीं है। दोस्तों, हरियाणा में कांग्रेस की हार होते ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जिस तरह से कांग्रेस को विश्वास में लिए बिना उनके नेताओं से बात किए बगैर उत्तर प्रदेश की 10 में से 6 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, उससे इस तरह की चर्चाएं जोरों पर हैं कि दो लड़कों की जोड़ी उत्तर प्रदेश में टूट गई है। अखिलेश यादव ने करहल, सीसामऊ, फूलपुर, मिल्कीपुर, कटेहरी और मंझवा में सपा के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें से ये 6 सीट समाजवादी पार्टी ने अपनी प्राथमिकता में रखी है और इनमें गाजियाबाद का नाम नहीं है। उधर कांग्रेस ने जो 2 सीट सबसे पहले मांगी है वो फूलपुर और मंझवा की है, उनमें भी गाजियाबाद का नाम नहीं है। खास बात यह है कि फूलपुर और मंझवा सीट पर भी समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इस वजह से दोनों दलों के नेताओं के बीच बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस के नेता इस बारे में खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं तो सपा के लोग भी बयानबाजी में पीछे नहीं है। उनका कहना कि जिस तरह कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के सभी साथियों को दरकिनार करते हुए हरियाणा में चुनाव लड़ा है और वो खराब नतीजे का शिकार हुई है, उसके बाद कांग्रेस के लोगों को आत्ममंथन की जरूरत है। मित्रों, कांग्रेस को आत्ममंथन की जरूरत है या नहीं है, इंडिया गठबंधन के दल उससे कितने नाराज हैं, फिलहाल हम इस विषय में बात नहीं कर रहे। हमारा विषय है गाजियाबाद, जिसकी विधानसभा सीट विधायक अतुल गर्ग के सांसद बन जाने के बाद खाली पड़ी है। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें से गाजियाबाद भी एक है। महत्वपूर्ण सिर्फ ये नहीं है कि गाजियाबाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की प्राथमिकता में नहीं है। जी हां मित्रों, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि भाजपा के पुराने दिग्गज और अनुभवी लोग मान रहे हैं कि नए सीमांकन के बाद गाजियाबाद विधानसभा सीट में मतदाताओं की स्थिति ऐसी बन गई है कि अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दिल से मिलकर किसी अच्छे प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतार देते हैं तो भाजपा को सीधी सीधी टक्कर मिलेगी। कोई आश्चर्य नहीं कि भाजपा के हाथों से यह सीट इंडिया गठबंधन निकालकर ले भी जाए, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सिर्फ हाथ ही ना मिले बल्कि दिल भी मिले, और फिलहाल तो स्थिति यह है कि दिल की बात छोड़िए, हाथ भी मिलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, नए सीमांकन से पहले पुराना गाजियाबाद जो पूरी तरह से भाजपा का गढ़ था
उसमें भी भाजपा को 3 बार विपक्षी दलों ने पटकी दी है। अगस्त 2024 के अपने एक एपिसोड में हमने पूरा ब्यौरा आपके सामने रखा था। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से गाजियाबाद में भाजपा को हराना मुमकिन हो पाया। आइए देखते हैं उस एपिसोड की एक झलक। मित्रों, भाजपा का गढ़ कहे जाने वाले गाजियाबाद के वैश्य मतदाताओं ने 2 बार भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए एकजुट होकर वोट डाले हैं। 1991, 1993 और 1996 के 3 विधानसभा चुनाव में लगातार जीतने वाले भाजपा के बालेश्वर त्यागी 2002 विधानसभा चुनाव में वैश्य समुदाय की तथा कथित नाराजगी के चलते चुनाव हार गए थे। दरअसल उस चुनाव में कांग्रेस ने वैश्य समुदाय के सुरेंद्र गोयल को प्रत्याशी बनाया था। गाजियाबाद के वैश्य समुदाय ने बालेश्वर त्यागी के स्थान पर अपने समुदाय के सुरेंद्र गोयल को विधायक बनाने का मन बना लिया। मतदान से कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने इस तरह की अफवाहें उड़ा दी। बालेश्वर त्यागी ने वैश्य समुदाय के खिलाफ टिप्पणी की है। इसके बाद देखते ही देखते पूरा माहौल बदल गया और बेहद लोकप्रिय नेता होने के बावजूद बालेश्वर त्यागी लगभग 4000 मतों से उस चुनाव को हार गए थे। गाजियाबाद के वैश्य मतदाताओं ने दूसरी बार 2012 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को झटका दिया था और अपने ही समुदाय के अतुल गर्ग को दरकिनार करते हुए बहुजन समाज पार्टी के सुरेश बंसल को चुनाव जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। बंसल को 64,485 और अतुल गर्ग को 52,364 वोट मिले थे। वो अतुल गर्ग का पहला चुनाव था जिसे वो हार गए थे, लेकिन उसके बाद लगातार 2 बार वो गाजियाबाद विधानसभा सीट से विधायक चुने गए और अब भाजपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीतकर गाजियाबाद के सांसद भी बन गए हैं। इन 2 चुनाव के अलावा 2004 में हुए उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी हार गई थी और समाजवादी पार्टी के टिकट पर सुरेंद्र मुन्नी विजयी रहे थे। मित्रों, नए सीमांकन के बाद जब मुरादनगर विधानसभा क्षेत्र नए स्वरूप में अस्तित्व में आया तो मुरादनगर कस्बा और देहात के साथ साथ गाजियाबाद महानगर का बड़ा क्षेत्र उसके साथ जोड़ दिया गया। इसमें राजनगर, कविनगर, शास्त्री नगर, लोहिया नगर, गोविंदपुरम जैसी शहरी आबादी शामिल है। इस क्षेत्र के मुरादनगर में चले जाने के बाद नए गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र में पुराने गाजियाबाद की आबादी के साथ साथ विजयनगर क्षेत्र भी आता है। पुराने गाजियाबाद में जहां वैश्य ब्राह्मण प्रमुख संख्या में हैं, वहीं विजयनगर में इस समाज के लोग कम और पिछड़े और दलित समाज के लोग ज्यादा हैं। पूरे गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र में दलित मतदाताओं की संख्या 1 से 1.25 लाख के बीच है। इतनी ही संख्या मुस्लिम मतदाताओं की है। इन 2 समुदायों के अलावा तीसरा प्रमुख समुदाय ब्राह्मण और वैश्य है। अगर विपक्षी गठबंधन कोई मजबूत और लोकप्रिय ब्राह्मण या वैश्य उम्मीदवार खड़ा कर देता है तो निश्चित रूप से चुनाव पहले दिन से ही कांटे का बन जाएगा, क्योंकि मुस्लिम मतदाता तो उसके साथ रहेंगे ही, साथ ही जैसा हमने लोकसभा चुनाव में देखा है दलित मतदाताओं का रुझान भी इंडिया गठबंधन की तरफ रहा है। हरियाणा के चुनाव परिणाम से पहले यानी अखिलेश यादव द्वारा 6 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी खड़ा करने से पहले समाजवादी पार्टी के एक प्रदेश पदाधिकारी से मेरी बात गाजियाबाद को लेकर हो रही थी। जिस तरह से कांग्रेस के लोग तैयारी में लगे हुए थे और कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष विजय चौधरी भी कह रहे थे कि यह सीट कांग्रेस को मिलेगी, मैंने सपा नेता से पूछा था कि क्या ऐसा तय हो चुका है। इस पर उन पदाधिकारी ने बहुत ही रोचक जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि हो सकता है ये सीट कांग्रेस के खाते में जाए, लेकिन प्रत्याशी हमारा यानी समाजवादी पार्टी का ही लड़ेगा। मैंने पूछा था कि ऐसा क्यों, तो उनका कहना था कि गाजियाबाद में कांग्रेस के पास प्रत्याशी ही नहीं है, हम अपना प्रत्याशी उन्हें देंगे जो हाथ चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेगा। दोस्तों, इस बात से भी ये साफ हो जाता है कि समाजवादी पार्टी मान रही है कि गाजियाबाद में कांग्रेस के पास कोई प्रत्याशी नहीं है, यानी इन 6 प्रत्याशियों के नाम घोषित करने से पहले भी दोनों के बीच गाजियाबाद के मामले में कोई अच्छी समझ नहीं थी। दोस्तों, अब बात करते हैं गाजियाबाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रही दावेदारी की। हम सभी जानते हैं कि गाजियाबाद भाजपा का गढ़ माना जाता है। लोकसभा सीट भाजपा के पास है और इस सीट के अंतर्गत आने वाली 5 विधानसभाओं में भाजपा के ही विधायक हैं। गाजियाबाद की मेयर भी भाजपा की है, इसलिए स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी में गाजियाबाद विधानसभा सीट का उपचुनाव लड़ने को इच्छुक दावेदारों की संख्या ज्यादा है। भाजपा के सूत्रों की माने तो अभी तक अशोक मोंगा का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आशीर्वाद उन्हें मिला हुआ है। दूसरे नंबर पर मौजूदा महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा का नाम है। इनके अलावा पूर्व एमएलसी प्रशांत गुर्जर, मयंक गोयल, विजय मोहन, पवन गोयल, डॉक्टर वीरेश्वर त्यागी, हातम सिंह नागर, सत्येंद्र चौधरी आदि के नाम भी चल रहे हैं।
कुछ दिनों से एक और नाम चर्चाओं में है और वो है जनरल वीके सिंह की बेटी का। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में राजपूत समाज की नाराजगी की बात उठी है, उसे देखते हुए उस उपचुनाव में राजपूत प्रत्याशी को भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़वा सकती है। जनरल वीके सिंह के संबंध उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बहुत अच्छे हैं, हम सभी इस बात को जानते हैं। इस वजह से उनकी बेटी की दावेदारी को बहुत मजबूत माना जा रहा है। दोस्तों, चुनावी राजनीति में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब दावेदार बहुत ज्यादा संख्या में होते हैं और मजबूत स्थिति वाले होते हैं तो चुनाव में गुटबाजी, खेमीबाजी की संभावनाएं भी उतनी बढ़ जाती है। अगर पूर्व महानगर अध्यक्ष अशोक मोंगा को टिकट मिलता है तो मौजूदा महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा के समर्थक उन्हें कितना सपोर्ट करेंगे, ये देखना खासा दिलचस्प रहेगा। इसी तरह से अगर मौजूदा महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा को टिकट मिल जाता है तो अशोक मोंगा और वैश्य समुदाय के अन्य मजबूत दावेदार कितना साथ देंगे, वो देखना भी खासा रोचक रहेगा। मौजूदा परिदृश्य को देखते हुए कहा जा सकता है कि भाजपा में गुटबाजी की संभावना बहुत ज्यादा रहेगी, लेकिन भाजपा के पक्ष में यह बात तो जाएगी ही कि इंडिया गठबंधन के दोनों प्रमुख दल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गाजियाबाद सीट को लेकर अभी तक बहुत ज्यादा उत्साहित दिखाई नहीं दे रहे। अगर आपसी तकरार को भूलकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गाजियाबाद में एक मजबूत प्रत्याशी उतार देते हैं और दिल से उसे चुनाव लड़वाते हैं तो निश्चित रूप से चुनाव भाजपा के लिए कांटों भरा साबित हो सकता है। तो मित्रों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। जल्द मिलेंगे नए विषय के साथ। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा और हां, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। VVIP न्यूज, नमस्कार।